हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, जिस चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम करवाएंगे इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक आ चुके हैं और उससे रिलेट करके बताएंगे कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा और कहाँ कहाँ ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में या थोड़ा बहुत आज भी करवाएंगे आपको हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने PYQ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से सिर्फ उस चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को आपको हम प्रॉमिस करते हैं आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर आपको बना देंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से डर न लगे। इस कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। करंट का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो कैसे करता है, करंट फ्लो किसकी वजह से करता है और करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें चार्ज का रोल क्या होना चाहिए, सब कुछ पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज का मतलब बेसिक होता है फिजिकल क्वांटिटी जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करेगा। तो मुझे पता है ऑल ओवर यूनिवर्स पे चार्ज सिर्फ दो ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबको पता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो काइंड ऑफ चार्ज होते हैं। अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज हुआ तो वहां पर शो करेगा रिपल्शन और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज हुआ वहां शो करेगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पता है चार्ज के बारे में हम लोग बताया, चार्ज को हम लोग क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है आपका कूलम। क्या होता है आपका यूनिट कूलम। ना अगर बात करें यहाँ पे चार्ज के मूवमेंट की बात करें तो करंट जो फ्लो करता है बेसिक आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। अगर किसी वायर को लेकर चलते हैं, वायर क्यों, बिकॉज चार्ज आपका मेनली वायर में ही, फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल है, बट जहां पे करंट फ्लो करेगा हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं, उस मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो मानते कोई मटेरियल आपका है, आयरन लेकर चलो या फिर कॉपर लेकर चलो, गोल्ड लेकर चलो, सिल्वर लेकर चलो, हम ऐसा मेटल्स की बात कर रहे हैं जो मेटल आपका जहां पे चार्ज को मूवमेंट करवा सकता है। तो अगर किसी वायर में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। तो करंट ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रोटॉन फ्लो करेगा तो उसके डायरेक्शन में ही आपका करंट फ्लो करेगा। तो एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं। यहाँ पर क्या कि अगर करंट के फ्लो करने की बात करें डायरेक्टली एग्जाम में काम आएगा वो चीज आपका क्या काम आएगा देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते क्या होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, करंट flow in the direction of proton, and current flows in the opposite direction of electron. तो दो बातें ध्यान रखना आपको, करंट जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट करंट फ्लो करेगा और जिस तरफ प्रोटॉन फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने का मेनली रीजन क्या पता चल गया आपको, करंट फ्लो करता है बेसिक चार्ज के मूवमेंट की वजह से। हम डिफाइन कैसे करेंगे इस चीज को, तो डिफाइन करने का सिंपल तरीका ये रहेगा कि करंट का मतलब होता है आपका चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम। क्योंकि मुझे नहीं पता कितना चार्ज फ्लो किया, सिर्फ चार्ज फ्लो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज कितना स्पीड में फ्लो किया वो भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने बोला कि एक चार्ज से यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है और यहाँ से यहाँ फ्लो किया, ए से बी आपका मान लो फ्लो किया एक 2 कूलम का चार्ज, उसको लगा 1 घंटा 1 आवर लगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है, दैट डिफाइंस करंट। तो करंट को डिफाइन करने का सिंपल तरीका होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां I का मतलब होता है आपका करंट और T का मतलब बेसिक आपका है टाइम। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड करंट। नाउ सबका यूनिट यहां पे देख लेते हैं। तो आपका I का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं एम्पियर, ऐसा यूनिट इसका एम्पियर। टाइम का जो होता है आपका सेकेंड, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। नाउ अब अगर थोड़ा सा और कोई इस इक्वेशन को इलेबोरेट करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज जो आपका होता है ये होता है प्लस माइनस ऑफ एन ई। कहने का मतलब ये हुआ चार्ज का मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अगर मैंने बोला एक वायर है, मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कोई बच्चा बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, कोई बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कोई बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोल दिया 1 2 3 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन या बोल दिया हमने एन इलेक्ट्रॉन।
तो बोले n इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक चार्ज को बना रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यू। क्यू के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे? n e इलेक्ट्रॉन। अगर हम चाहें तो इस क्यू वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा आपका I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, दैट इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। I इक्वल टू एन ई बाई टी भी एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया आपका। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चन इससे आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो नाउ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे ऊपर हम लोग, जहां आई का मतलब क्यू बाई टी, क्यू का मतलब एन ई, तो हो गया आई इक्वल टू एन ई बाई टी। तो कभी कोई क्वेश्चन आप क्यू निकालने बोलेगा तो क्यू बन जाएगा आई इंटू टी। अगर देखा जाए तो क्यू क्या हो जाएगा आपका आई इंटू टी। और कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉन निकालने बोलेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना तो डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देंगे आई को टी से और एन से डिवाइड कर देंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 ऑफ कूलम, बिकॉज चार्ज का एसआई यूनिट होता है आपका कूलम। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के कैसे आ सकते हैं, एक नहीं दो प्रैक्टिस करेंगे ताकि दोनों तरीका आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए। अगर मैंने बोला कि एक वायर है जिसके अंदर 10 एम्पियर फ्लो किया फॉर 5 सेकेंड, तो कितने चार्ज इसके अंदर होंगे? तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला आई कितना गिवन क्वेश्चन में आपका 10 एम्पियर, टाइम कितना लगा उसको 10 एम्पियर को फ्लो करने में, तो 5 सेकेंड लगा। तो मैंने बोला चार्ज कितना होना चाहिए, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है I इंटू टी होता है, दैट बिकम्स 10 इंटू 5, दैट इज कॉल्ड 50 कूलम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं बेसिकली आपके, और ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आएंगे। जब भी चार्ज निकालने बोलेगा तो I को T से मल्टीप्लाई करना है, जब भी करंट निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, I को T से और Q को T से डिवाइड करना है, इतना बात ध्यान रखना है। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी वायर में इफ 10 एम्पियर ऑफ करंट is flowing in the wire for 5 सेकेंड, फॉर 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे इसको देख लेते तरीके से, क्योंकि ये सब आपका जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और देखते कैसे करना है। देखते हैं नाउ, वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, बस इस बार इलेक्ट्रॉन निकालने बोला गया है। तो मैंने क्या बोला, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फॉर 5 सेकेंड, तो बताना आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, और मुझे पता है Q इज इक्वल टू होता है आपका N इंटू ई। पुटिंग द वैल्यू हियर वी गेट I इक्वल टू एन ई ओवर टी। तो आप बताओ यहाँ पे क्या निकालने बोला गया, यहाँ पे N निकालने बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला गया, तो निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, एन ई कितना होगा I इंटू टी, सो एन कितना हो जाएगा आपका I इंटू टी ओवर में इलेक्ट्रॉन वैल्यू। अब बस इसको पुट कर दो यहाँ पे, सो वी गेट n इक्वल टू 10 इंटू 5 ओवर 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19, और वी कैन राइट 50 ओवर 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उस वायर में फ्लो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से 10 एम्पीयर का करंट है पर 5 सेकंड के लिए। तो आप समझ गए यहाँ पे दो टाइप क्वेश्चन कैसे मैंने दिया, सिर्फ चार्ज के ऊपर और चार्ज के बेसिस पे करंट निकालने के ऊपर, कि चार्ज के प्रेजेंस में करंट कैसे निकालना है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं। दो टाइप क्वेश्चन 100% बोल रहे हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आपको क्लियर करेंगे। होप करते हैं यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए सर इसका टॉपिक में और कुछ क्वेश्चंस आपको बनते हैं जो समझ में नहीं आता है, मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस चीज को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो समझना है यहाँ पे, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, जो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर 12.1 क्वेश्चन जो आपका डायरेक्टली करंट में I इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए और करंट हमेशा एम्पियर में होना चाहिए, चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। तो Q इक्वल टू IT से यहाँ पे कूलम चार्ज निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है और डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है। इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा समझते क्या होता है इसका मतलब, देखते हैं। सो व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उन सबको मिलाकर एक सर्किट तैयार करना जो कि इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिया, R नंबर का रेजिस्टेंस यहाँ पे, जिसके साथ हम यहाँ पे स्विच को कनेक्ट किया। ये आपका मान लो स्विच का सिंबल आपका ऐसे बेसिकली ऐसा होता है,
इसको बोलेंगे ओपन स्विच, और ये आपका वायर के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा, इसको बोलेंगे क्लोज स्विच। नाउ यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया एक, और बैटरी लगाने के बाद ये करंट को मेजरमेंट भी करना होगा, तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए एम्पियर जिसको बोलते हैं, ये आपका एम्पियर हमने कनेक्ट किया, एमीटर, सॉरी इसको एमीटर, इसको एमीटर से कनेक्ट किए। एमीटर क्या करेगा, बेसिकली आपका करंट को मेजरमेंट करेगा कि वायर में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, एंड ऑलवेज कनेक्ट इन दिस फैशन, इसी फैशन में कनेक्ट करना सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग। एंड उसके बाद वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे सिंपल से ज्वाइन कर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऐड करके एक सर्किट को तैयार करना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें आपका एक स्विच हो गया यहाँ पे, ये आपका बैटरी हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एमीटर, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये चीज कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं आपके 1 मार्क के, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एक करंट का मतलब क्या हुआ, एक वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम का मतलब क्या, सब कुछ आपको डिफाइन करने आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करना है। तो यूनिट ऑफ करंट, 1 करंट का मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो क्वेश्चन ये है, करंट का आंसर 1 यूनिट होना चाहिए, 1 वैल्यू होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करेंगे, 1 एम्पियर डिफाइन तभी हो पाएगा जब ये Q भी 1 हो जाए, 1 कूलम, टाइम भी 1 सेकेंड लगे, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा आंसर 1, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ, इफ 1 यूनिट ऑफ कूलम, if 1 unit of coulomb is flowing in the wire for 1 second, then that ratio becomes 1 ampere। इसको 1 unit of current बोल सकते हैं, या इसको 1 ampere भी डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। जब भी 1 पार्ट डिवाइड करना हो, जब भी आपको डेफिनेशन में आज के बाद से क्वेश्चन अगर आ गया कि डिफाइन करो 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 एम्पियर, 1 यूनिट ऑफ करंट, जो भी आपको डिफाइन करना हो, सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करना, जिसको दिखाना हो उसको 1 आंसर लेकर आना है। तो 1 आंसर कैसे आएगा, जब सारे वैल्यू को 1 कर देंगे। तो मुझे पता है कि Q भी 1 होना चाहिए, टाइम भी 1 होना चाहिए, तो रेशियो ऑफ कूलम और टाइम का रेशियो अगर 1 आंसर आएगा तो बोलेंगे 1 एम्पियर या 1 यूनिट ऑफ करंट बोलेंगे। तो कैसे बनना है, अगर एक कूलम, एक वायर में एक कूलम 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, देन दैट रेशियो बिकम्स कितना, 1 एम्पियर। ये आपको डिफाइन करना था इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब बताओ यहाँ पे कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। आपसे पूछ रहा है कि ये N कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो 1 कूलम बना रहा होगा। ये कितना हो गया आपका 1 कूलम, N निकालना है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो मुझे क्या निकालना है, N। तो N बिकम्स 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल टू 10⁻19 ओवर 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसी वायर के अंदर, तो हम बोलेंगे उस वायर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। होप करते ये भी बात समझ में आ गई होगी। जब भी 1 रेशियो 1 पार्ट को डिवाइड करना, 1 पार्ट को आपको समझाना है किसी को, या दिखना आपको किसी को, हर किसी का वैल्यू 1 कर दो। इस क्वेश्चन में तो खासकर Q आपको 1 कूलम गिवन था आपका, और निकालना तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू NE से इलेक्ट्रॉन वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने, Q 1 कूलम जो क्वेश्चन बोल रहा था, और निकालना कि आपको N वैल्यू निकालना है। तो होप करते हैं आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक के ऊपर, खासकर कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और डिफाइन करने। जब भी आपका आएगा 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 एम्पियर, तो खासकर क्या करना, फॉर्मूला लिखकर जिसको निकालना उसको अलग कर लो, बाकी को सिर्फ 1 1 लिख दो, और जैसे आपने लिखा है वैसे आप डेफिनेशन में लिख दो, आपका सिंपल आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक इज ओवर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चीज समझना हम लोग को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, खासकर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा। आप यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे एक टर्म पोटेंशियल से पहले एक टर्म यूज किया, क्या, इलेक्ट्रिक। तो पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक टर्म यूज किया, इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी एक चार्ज का रोल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है आपकी जब भी कोई चार्ज मूवमेंट करेगा, तो चार्ज मूवमेंट की ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट करंट फ्लो करता है, एंड प्रोटॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। तो जब भी कोई टर्म यूज किया पोटेंशियल के पहले, क्या यूज किया, इलेक्ट्रिक, इसका मतलब जरूर यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर एक चार्ज का रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब पोटेंशियल का मतलब समझाते क्या होता है।
आप बताओ पोटेंशियल क्या समझते हो अपने आप को, लाइक पोटेंशियल से क्या समझ रहे हो आप? मैंने बोला आपके पास ये काम करने की पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या? आप किसी काम को करने के लिए मूवमेंट करने जाओगे, लाइक मैंने बोला आपके पास एक काम करने की पोटेंशियल है कि आप यहाँ से किसी अदर प्लेस पे जा सकते हो सामान को उठाकर, आपको सामान को उठाकर लेके जाना किसी अदर प्लेस पे, तो इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल, तभी सामान को उठाकर लेके जा पाओगे। जिस सामान को आप उठा रहे हो दैट इज कॉल्ड चार्ज। आप किसी चार्ज को पकड़ो, अपना पोटेंशियल दिखाते हुए कहां तक जा पाएंगे, अपना पोटेंशियल दिखाते हुए यहां से हम मूव कर गए हम, तो बोलेंगे आपके पास पोटेंशियल है। बट जिस सामान को उठाया गया, मतलब अपने चार्ज को उठाया, तो बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट इट? तो चार्ज को उठाने के बाद अगर मैंने बोला कि एक किसी चार्ज को उठाकर यहां से हम इन्फिनाइट तक लेके चले गए, या इन्फिनाइट से किसी चार्ज को उठाकर किसी अदर प्लेस पे लेकर आ गए, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। किसी एक चार्ज को पकड़ना है और पकड़ कर यहां से ए से बी तक मूव कराना, बी इज द इंफिनिटी पॉइंट। ये करने में आपने जो वर्क डन किया, आपने जो काम किया ए पॉइंट से लेकर इन्फिनाइट तक ले जाने में, या इन्फिनाइट से उठाकर ए पॉइंट पर ले जाने में, आपने जो भी कार्य किया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। लाइक आपका पोटेंशियल क्या है, मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि उठाकर सामान को लेके जाना, तो हम बोलेंगे चार्ज को उठाकर लेके जाना है। इस चार्ज को पकड़े इन्फिनाइट तक लेकर गए, या इन्फिनाइट से किसी चार्ज को लेकर उठा के ए पॉइंट पे लेके आए, तो बोलेंगे पोटेंशियल का मतलब होता है आपका कि वर्क डन बाय चार्ज, मतलब इस चार्ज पे कितना वर्क डन किया किसी एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक जाने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल का यूनिट जो आपका होता है SI यूनिट, उसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वोल्ट। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, एंड चार्ज का होता है कूलम। जैसे लिखा वैसे पढ़ लो, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, जूल डिवाइडेड बाय चार्ज, जूल पर कूलम। इसको भी हम लोग SI यूनिट बोल सकते हैं। सो जूल पर कूलम बोल लो आप, या डायरेक्टली इसको वोल्ट बोल लो, एक ही बात है। ये आपका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, और जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। होप करते हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग चार्ज को उठाकर इन्फिनाइट तक लेकर जाते हैं, या इन्फिनाइट से उठाकर किसी अदर पॉइंट पे लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझ में आ गया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, मतलब चार्ज का रोल था, अब वही पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हुआ, हो सकता है कोई अदर चार्ज कुछ और वर्क डन किया होगा, नेक्स्ट चार्ज कुछ और वर्क डन किया होगा, दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर मैंने बोला एक चार्ज का पोटेंशियल उठा के ले जाने में मान लो 12 वोल्ट का है, दूसरे का उठा के ले मान लो 9 वोल्ट का है, तो दोनों ने कुछ अलग अलग वर्क डन किया, तो क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं? अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो कि दोनों चार्ज पे अलग अलग काम किया गया, दोनों का पोटेंशियल अपना डिफरेंट होगा, उन दोनों की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक आपने बैटरी में देखा होगा ऐसा। अब बैटरी में कैसे देखते हैं हम लोग? तो बैटरी में आपने देखा होगा जरूर इस तरह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बैटरी के दो पोर्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया, ये पोर्शन नेगेटिव हो गया। अच्छा, इस बात को क्लियर करना आप यहाँ पे कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव मतलब ये नहीं हुआ नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप। दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वैल्यू कम होगा। ये बात आपको बस समझना है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए खासकर। ये कभी भी नेगेटिव साइन नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। पॉजिटिव बस ये बताता है कि इससे इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और नेगेटिव ये बताता है कि इससे इसका वैल्यू कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये 9 वोल्ट का है, इसका वैल्यू फिर इससे कम होना चाहिए, चाहे 8.9 वोल्ट ही क्यों ना हो, बट इससे कम होना चाहिए इसका। अगर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 9 एंड 8.9 के बीच में, दैट इज 0.1 वोल्ट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल, दिस वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल। दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, बट इन दोनों के डिफरेंस को बोल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो ये बात समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर मैंने बोला कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 20 वोल्ट का है, और मैंने बोला कि हाई पोटेंशियल के पास मान लो यहाँ पे है 100 वोल्ट, तो आप बताओ लो पोटेंशियल वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर डिफरेंस 20 वोल्ट का है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ होना चाहिए 80 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस शुड बी पोटेंशियल कितना आपका 20 वोल्ट, तो 80 रहेगा तभी इसको हम 20 से डिफरेंस देख पाएंगे। और यहाँ बता सकते हैं हाई पोटेंशियल 100 और लो पोटेंशियल इज 80 वोल्ट। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के बाद से हम एक काम करेंगे, हम जब भी ऐसा बोलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे
कि आज के बाद से हमेशा बोल देंगे कि ये 0 वोल्ट पे है। क्यों? जब डिफरेंस ही निकालना है तो 0 से ऐड करना हमारे लिए आसान होगा। अगर आपको बोल दे दिस इज 0.2 वोल्ट और मैंने बोला कि 10.3 वोल्ट, तो ये निकालना आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। बट आपको ये बोले कि ये 0 वोल्ट है, ये 10.9 वोल्ट है, तब डिफरेंस कितना बोलोगे आप? डायरेक्टली 10.9। तो 0 रखने से हमारे लिए क्वेश्चन करने में थोड़ा कन्वीनियंस मिलता है, आसान होता है हमारा सॉल्व करना। तो हम अब खुद से एज्यूम कर लेंगे आज के बाद से, इसको 0 वोल्ट मानेंगे। अब ये जितना भी वोल्ट होगा ना, दैट बिकम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैसे बताना चाह रहे हैं आपको। देखो, अगर मैंने बोला कि दिस इज 0 वोल्ट और दिस इज 20 वोल्ट, तो बताओ डिफरेंस कितने का हुआ? 20 वोल्ट का हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझना। अगर मैंने बोला इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 8.3 वोल्ट है, तो बताओ हाई पोटेंशियल क्या होगा? वो आंख बंद करके बोलोगे सर दिस इज 8.3 वोल्ट एंड दिस इज 0 वोल्ट। क्यों? 0 वोल्ट मानने से हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जो कि हम बहुत तरीके से उसका आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। तो होप करते हैं आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अब सेम तरीके से हम 1 वोल्ट का मतलब देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्ट पोटेंशियल, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय चार्ज। एक चार्ज को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया गया, दैट इज कॉल्ड वोल्ट पोटेंशियल। अब मैंने बोला कि व्हाट इज 1 वोल्ट। अब बात समझना, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये इसका यूनिट 1 में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय चार्ज। इसको भी 1 बना दो, इसको भी 1 बना दो। अब जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलो। तो बोलेंगे कैसे? अगर किसी चार्ज, एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का एनर्जी खर्च हुआ है, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। कैसे बोलना है? एक कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना हमने एनर्जी लॉस किया, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया करना। 1 वोल्ट, 1 जूल सब डिफाइन करने वाले बहुत आसान होता है। 1 जूल कैसे डिफाइन करोगे? तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। इसका मतलब वोल्ट का वैल्यू 1 वोल्ट होना चाहिए, कूलम भी 1 कूलम होना चाहिए, तो आंसर मिला के आ जाएगा दोनों का 1 जूल। आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एंड अगर बात करें यहाँ पे सिंपल सा कि 1 वोल्ट को डिफाइन करने की, तो 1 वोल्ट बहुत सिंपल था। 1 जूल काम किया गया एक चार्ज के ऊपर, बिकम्स 1 वोल्ट। सिंपल है हमारे लिए। आप देख सकते हो यही आपका पार्ट था। अब इस पे एक क्वेश्चन था आपका, बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, उसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो कि ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12V। चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो वर्क डन क्या होगा? देखो यहाँ पे वर्क डन होगा V इंटू क्यू, मतलब 12 इंटू 1 सॉरी 2, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। दैट इज द सिंपल आंसर यहाँ। So name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor, that is battery. What is meant by saying the voltage difference to point is 1 volt? अभी आपको समझा दिए हम कैसे होना चाहिए। How much energy is giving to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एनर्जी निकालना है आपको, वोल्टेज पता ही है 6 वोल्ट, चार्ज पता ही है 1 कूलम। अब डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम का कुछ यहाँ पे सिंबल है जो आपको याद होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करते करते। अभी तो एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला, होप करते सबको क्लियर होगा। ये सब बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे होगे, आप बस शॉर्ट रिवीजन चाहते हो। यहाँ पे यही आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहे, जल्दी जल्दी फटाफट करवा रहे हैं आपको हम। ये इलेक्ट्रिक सेल, मतलब आपका ये बैटरी का सिंबल है। अगर ये देखा जाए बैटरी कॉम्बिनेशन सेल का सिंबल आपका है। ये स्विच ओपन का है, ये स्विच क्लोज का है। ये 2 वायर जब ज्वाइंट होंगे उसका सिंबल ये होता है। अगर वायर जंप कर रहा है तो इसका सिंबल ये होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाना आपके लिए पॉसिबल तो है नहीं, बार बार आप तरीके से ऐसे दिखा पाओगे, तो डायरेक्टली यही सिंबल दिखा दे बल्ब के लिए। ये रेजिस्टेंस का है जिसको रियोस्टेट, और ये एमीटर का या आपका वोल्टमीटर का है। बस ये सब सिंबल आपको तरीके से ध्यान में आना चाहिए बस। अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के बाद फिर सीरीज कनेक्शन देखेंगे। थोड़ा जल्दी रिवाइज करते छोटे मोटे चीजों को, ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवा पाए, और नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चंस करवाएं जो बोर्ड में अब तक आ चुके हैं, चाहे MCQs हो चाहे आपका रिटन क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट इस चैप्टर में आपको श्योरिटी हो जाएगी कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस जो भी होने वाले हैं वो मुझसे 100% सॉल्व होने वाला है। अगर इस बात का आप ध्यान रखते हो, क्लास को प्रॉपर तरीके से समझते हो, और साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ साथ कर, क्योंकि एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, वही बच्चा टॉपर एग्जाम में है जो बच्चा डेली अपने आप को प्रैक्टिस करता हो, क्वेश्चन लगाता हो। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा बेहतरीन मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं।
कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंट वही बनता है आपका जो मेहनत ज्यादा करता हो, प्रैक्टिस ज्यादा करता हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एक रूटीन वाइज फिक्स कर लो अपने आप को, हमें इतना घंटा से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। टीचर चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बढ़िया पढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ये पड़ता है कि आप कितना मेहनत करने वाले हो। अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हो तो डैम श्योर बोल रहे आपको कि 100% आपका जो मार्क्स आने वाला है आपके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग या फिर आपके अकॉर्डिंग 90+ तो पक्का आने वाला है। अब बोर्ड में बहुत मेहनत करो। अब बहुत मतलब 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रूटीन वाइज लाइक आपको जब मन करे पढ़ो, बट एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको देना बनता है। जो सब्जेक्ट आपका बहुत लगता है बहुत वीक है, लाइक मैथ्स वीक लग रहा हो, साइंस वीक लग रहा हो, एसएसटी वीक लग रहा हो, इंग्लिश वीक लग रहा हो, हिंदी वीक लग, कुछ भी आपको वीक लग रहा हो, उस पार्ट को अभी ज्यादा फोकस करें। एग्जाम के टाइम पे बस आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिखने का ज्यादा डालो, लिखोगे क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में आपको लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। अभी जितना ज्यादा लिखोगे उतना कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता है, मेहनत करने के बाद ही कोई आगे बढ़ता है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो बस अब मेहनत करो। मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका मार्क्स जरूर आने वाला है, बस मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाते रहे, और खासकर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चन से, पीवाईक्यू कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि अब पिछला जितने भी क्वेश्चन का टाइप है आपको समझ में आ जाएगा बोर्ड का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जहां भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जितने असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो नंबर्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हमेशा इंप्रूव करने का ट्राई करो, चाहे वो 1% का ही क्यों ना हो। अगर मान लो आज आपका परसेंटेज 65 है, तो ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ इन विद इन 1 वीक कि आपका नेक्स्ट वीक तक 68 हो जाना चाहिए, 67 होना चाहिए। ऐसे करते करते जनवरी एंड तक आपका 85 होना चाहिए, एंड फरवरी के फर्स्ट वीक तक 95 होना चाहिए। अगर धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो इंप्रूवमेंट आएगा। अचानक से जंप मारने का ट्राई करो कि आज मुझे 65 है, कल को 95 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल उन्हीं के लिए जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं। अब बॉर्न इंटेलिजेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एवरेज बच्चे हैं पढ़ने में। एवरेज का मतलब ये हुआ उनका परसेंटेज एवरेज आ रहा हो। कोई बच्चा एवरेज नहीं होता, पहली बात तो हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कितना मेहनत कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आप कितना मेहनत करो मुझे ये बताओ, आपका मेहनत में बता सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कितना परसेंट आपका आएगा। ना कोई टीचर खराब है, ना कोई बच्चा खराब है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे इतना ही है कि बच्चा ने कितना मेहनत किया, उसको पढ़ने प्रॉब्लम हो रही है, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में है, किसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, उस सिचुएशन से दूर जाएं। अगर डिप्रेशन में हो तो जाकर कंसल्ट करें फादर से, पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, और डिप्रेशन को हटाए पहले, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, मजाक तो है नहीं। अब बोर्ड एग्जाम परसेंटेज लाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कंडीशंस ये होना चाहिए कि आप पढ़ने का तरीका एक रूटीन वाइज फॉलो करें, 5 to 6 आवर डेली। अब पढ़ो तब जब मन करे, गेम खेलना छोड़ दो। हमेशा जब भी देखते हैं आप लोग सिर्फ गेम खेलते रहते हो, ऐप से डाउनलोड किए, मम्मी पापा से छुप के गेम खेलते हो, आप अपना करियर बर्बाद करने वाले हो। करियर बर्बाद ना करें, खुद को पढ़ाई में इंडल्ज करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने से ही मार्क्स आने वाले हैं, ये सबको पता है, आपको ही पता है, तो क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना। अभी सिर्फ पढ़ने का टाइम है, बोर्ड का टाइम है, तो ट्राई करें, फोकस करें ज़्यादा टाइम अपने आप को पढ़ाई में बिताने के लिए। 5 to 6 मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला है। तो 5 to 6 मिनिमम पढ़ोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होने का चांस है। बट आपको परसेंटेज अच्छा लाना, 95+ लाना, तो फिर अपने आप को 8 to 10 आवर्स तो डेली पढ़ो, मिनिमम 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ो। अब जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा मार्क्स उसका ज्यादा आएगा, नो डाउट। मैं यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर, मैथ, साइंस, एसएसटी का तीनों का चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, विद इन 1 मंथ आपको पूरा कंप्लीटली अपलोड कर दूंगा तरीके से समझाते हुए। अब डिपेंड आप पे करता है आप कितना मेरे साथ जुड़कर इस ऑनलाइन क्लास का इंपॉर्टेंस का बेनिफिट ले सकते हो, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होने का चांस है। दिसंबर तक मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। जनवरी फरवरी सिर्फ आपके साथ यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। आप पीवाई के क्वेश्चन जितने होंगे आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, सर ये सॉल्व कर दो, मैं ये सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। आपके साथ हम मेहनत करने को रेडी हैं, आप भी मेहनत करो मेरे साथ, दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और देखते हैं कितना परसेंटेज स्कोर कर पाता है, एंड ऑफ द रिजल्ट कितना आने वाला है। मैं बोल रहा हूं सबका रिजल्ट बढ़िया आएगा, बस मेरे साथ बने रहो। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर बने रहोगे तो मार्क्स भी आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और नेक्स्ट क्लास में क्या चूज करने वाले हो मैं आपको ये भी बता दूंगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बस मुझे आप भेज देना। होप करते मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अभी थोड़ा मेहनत से तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। ओम साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। ओके
तो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ओम ने बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चला कि वोल्टेज करंट का रिलेशन कुछ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का आ रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली आपके वो क्वेश्चन, खासकर मैं बता रहा हूँ ग्राफिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लाइक ग्राफ देखकर बता देगा कौन सा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है किससे कम होना चाहिए। अब आपको जो बताने वाले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। जो कॉन्सेप्ट बुक क्लियर नहीं कर पा रहा है मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए, बस ध्यान देना, फोकस करना हम क्या बोलने वाले हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने उस पार्ट को डिस्कस नहीं करने वाले कि मुझे पता है सबको आता होगा, बस डायरेक्टली बताएंगे ओम्स लॉ ने क्या बोला था। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा आता है। और मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को एक कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करने के बाद जो बनेगा हमारा एक कांस्टेंट टर्म आएगा r, दैट बिकम्स v इक्वल टू आई आर। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे आपको, फोकस करना है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब फोकस क्या करना है, करंट ज्यादा कब होगा एंड करंट कम कब होगा। अब बात समझना है यहाँ पे। अब तीनों चीजों को आपको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट कम और ज्यादा कैसे होता है, इस पार्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। समझना बात को। अगर मैंने बोला कि रेजिस्टेंस की बात करें पहले, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को फ्लो करने में अपोज करे, वन हु अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, लाइक भीड़ भाड़ में चलना और एक आपका खुले मैदान में चलना, कहां तेज दौड़ पाओगे। लाइक मैं खुद एक मान लो एक करंट हूं या चार्ज हूं मैं मान लो, और मुझे दौड़ना है, तो हम कहां अच्छे से दौड़ पाएंगे, भीड़ भाड़ में कि आपका एक सिंपल से खुले मैदान में। खुले मैदान में दौड़ने की टेंडेंसी मेरी ज्यादा स्पीड होगी, अब भीड़ भाड़ में बहुत कम होगी। जो मुझे रोक रहा है दौड़ने से दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आप मुझे ये बताओ, भीड़ भाड़ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, खुला मैदान मतलब कम रेजिस्टेंस। तो कम रेजिस्टेंस, खुला मैदान तो ज्यादा तेज भागेंगे, करंट ज्यादा हो जाएगा। भीड़ भाड़ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसको करंट को फ्लो करने से रोक कौन रहा है, तो करंट को फ्लो करने से जो रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कभी कभी क्या हमेशा मान लो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, मेटल्स पे डिपेंड करता है, कौन सा मेटल आपने चूज किया। जैसे हमें पता है गोल्ड का रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बहुत ही वैल्यू कम होता है, इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। वही आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, कॉपर भी आपका ठीक ठाक होता है, मतलब कॉपर में करंट अच्छा फ्लो करता है। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट आपका फ्लो कम करेगा। ओके ना, अब बात करें करंट की, तो करंट वैल्यू कहां ज्यादा होगा, करंट वैल्यू वही ज्यादा होगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा। करंट वैल्यू कहां कम होगा, करंट वैल्यू वही कम होगा जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर मैंने बोला कि 5 एम्पियर का करंट था, अच्छे से ध्यान रखना बच्चे, 5 एम्पियर का करंट था और ये 10 ओम और ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, इतना आपको पता होगा रेजिस्टेंस को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओम। इसी को उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा महो। ये बाद में पढ़ना होता है आप लोग को, कंडक्टिविटी वगैरह में पढ़ना होता है। इसको उल्टा करने में क्या बन जाएगा, महो। ये क्या होता है, ओम। आप बस ओम पे फोकस करें फिलहाल। तो ओम आपका यहां पढ़ना होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपका है, सिंबल है आपका ओम, एंड ओम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने बोला 10 ओम और 10 ओम का 2 रेजिस्टेंस। अब बताना यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है। अब मुझे पता है कि करंट यहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कैसे आ गया, ऐसे किया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मैंने पूछा करंट किस में ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों में भीड़ भाड़ सेम ही तो है, यहां जितना भीड़ भाड़ है वही इतना भीड़ भाड़ है, मतलब दोनों में करंट इक्वल फ्लो करना चाहिए। तो इक्वल फ्लो कितना करना चाहिए, दोनों आपस में डिवाइड कर लेगा, बोलेगा 2.5 एम्पियर यहां चला गया और 2.5 एम्पियर यहां चला गया, इक्वल डिवाइड हो गया। इतना बात समझ में आ गया कि भीड़ भाड़ ज्यादा होने से करंट वैल्यू कम हो जाता है, बट यहाँ भीड़ भाड़ दोनों में सेम है, इसे करंट इक्वल जाएगा। अब मैंने बोला कि ये 5 ओम है, कितना हो गया आपका 5 ओम, यहाँ 10 ओम। अब बोलोगे सर ये तो पक्का हो गया भीड़ भाड़ यहाँ पे ज्यादा है, भीड़ भाड़ यहाँ कम है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा करंट होगा, यहाँ पे कम करंट होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, आपको ऐसा सर्किट मिलेगा जिस सर्किट के अंदर क्या करना है, आपको ये बताना होगा कि इसमें कितना करंट, 5 में कितना करंट, 10 में कितना करंट। ये क्वेश्चन मुझे पता है 90% बच्चों को डाउट होता है, खासकर 10th बोर्ड के एग्जाम में। 10th में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उनको 90% बच्चों को डाउट होगा, उनको समझ में आता ही नहीं है कि निकालना कैसे है। एक बड़ा सा फॉर्मूला निकालते हैं, उसके लिए बहुत ही लंबा सा आंसर निकालते हैं। आज आपको देने वाले बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान कर देंगे, खासकर ये टाइप क्वेश्चन। इसमें ध्यान ये रखना आपको कि जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको सिखाएंगे कैसे आपको डिवाइड करना करंट को।
हमेशा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां जाके बच्चे स्टक कर जाते हैं। आपको स्टक आज के बाद से नहीं करना है, तो पहले आपको यही सिखा देते हैं। अगर करंट डिवीजन होगा तो वहां पे एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, मान लो एक 10 ओम का है, तो कितने करंट फ्लो करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को और फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देख लो, अगर मैंने बोला ये 5 एम्पियर का करंट था वायर में और वायर ने ऐसे डिवाइड कर लिया, तो मैंने पूछा बताओ ये 5 ओम एम्पियर करंट दोनों वायर में कितना गया होगा। ये 5 ओम का है और ये 10 ओम का है। पहला कॉन्सेप्ट एकदम बहुत इजी करना है, ध्यान सुना। ये दोनों का रेशियो ले लो फटाफट, तो ऐसे लिखना 1/5 इज टू 1/10। इस बात का ध्यान रखना 1/5 पहले वाले के लिए है और 1/10 दूसरे वाले के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, शॉर्टकट बता रहे डायरेक्टली आपको, ऐसे ही फॉलो करना, मार्क्स नहीं कटेंगे, अब उसका टेंशन मत लेना। क्योंकि एग्जामिनर को हमेशा एक रिजल्ट दिखता है, स्टेप दिखता है, आप स्टेप ऐसे करोगे, इससे मतलब नहीं किस स्टेप आपने किया, बस सही होना चाहिए। नाउ आप क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले लोगे, रेशियो लेने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये 10:5, 10:5। अब एक स्टैंडर्ड रेशियो बनाओ, क्या बन गया, 2:1 हो गया तक। अब 2:1 का रेशियो बन गया आपके लिए, फिर दोनों रेशियो को ऐड कर दो, कितना हो गया 3, कितना हो गया। दोनों को ऐड करके नीचे रखना है। आपको पता है रेशियो कैसे निकालना होता है, रेशियो निकालना बहुत सिंपल होता है। तो दोनों को ऐड किया, 2 + 1 3, दोनों 3 को नीचे रखेंगे। अब बताओ पहला वाला कौन सा था, 2, दूसरा वाला कौन सा है 1, तो यहाँ 2/3 और यहाँ पे 1/3। तो पहला वाला 5 के लिए, दूसरा वाला 10 के लिए। जो करंट फ्लो कर रहा है इस कितना 5, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका कितना 10/3 एम्पियर और ये हो गया आपका 5/3 एम्पियर। ओके, 10/3 एम्पियर एंड 5/3 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ पहले वाले में 10/3 एम्पियर फ्लो किया है और दूसरे वाले में 5/3 एम्पियर फ्लो किया है। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझने के लिए। क्या करना, दोबारा बोलते, जो रेशियो रहेगा उसको रेशियो निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, स्टैंडर्ड रेशियो रखना। रेशियो का मतलब दोनों को ऐड कर देना, तो कितना हो गया 2 + 1 3। तो पहले वाले में 2 था, 2 किए, दूसरे वाले में 1 था, 1/3, 2/3 और टोटल करंट से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और प्रैक्टिस करते, जल्दी जल्दी कर लेते प्रैक्टिस। अगर मान लो 2 एम्पियर करंट है यहाँ पे और मैंने बोला सेम टू सेम आपको मान लो 4 ओम और यहाँ पे आपका 8 ओम ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैंने पूछा बताओ यहाँ पे कितना करंट दोनों में जाएगा। क्या करना है, सिंपल सा 1/4 इज टू 1/8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 8:4, कितना हो गया 2:1। इसका मतलब नीचे 3, यहाँ भी नीचे 3, इसका 2/3, इसका 1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल करंट से 4, सॉरी कितना है टोटल करंट 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, इट मींस 8/3 एंड 4/3 एम्पियर मूव कर रहा है। इसको प्रूफ करने का थोड़ा भी डाउट हो रहा है आपको कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम एक काम करते हैं आपके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड प्रूफ कर देते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक मतलब आपका वैल्यू देख ही प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैंने बोला होता आपको ये 2 एम्पियर यहां पे 4 ओम और यहां पे भी 4 ओम, तो आपको पता चल गया यहां पे सेम रेशियो है, इसका मतलब दोनों भीड़ बार सेम है, तो भीड़ बार सेम इक्वल डिवाइड करेगा, तो इक्वल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या हमारा तरीके से आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 इज टू 1/4 मीन्स 4:4 मीन्स 1:1, रेशियो कितना हो गया 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी नीचे भी 2, इसका भी 1, इसका भी 1, मल्टीप्लाई 2 से टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना था, कितना आंसर आ गया 1:1 और 1 एम्पियर। देखो चेक कर लो 1 एम्पियर आया कि नहीं आया। वेरी शॉर्ट ट्रिक, इससे आप हमेशा करंट डिवीजन पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। आज के बाद से एटलीस्ट आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि जब करंट डिवाइड होता है तो उसमें कितना करंट फ्लो करता है, ये आपको हमेशा चमकेगा तरीके से, और ये चमकना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अटको ना। तभी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दिया है ताकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, और इसको आप और ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ, इसके ऊपर और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस में, और बेहतरीन बनाओ इस कॉन्सेप्ट को। बाकी क्वेश्चन आप लगाते रहो और कॉन्फिडेंस आता रहेगा। मूव करते तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। एंड उससे पहले ओम्स लॉ में थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं करंट के ऊपर। तो हमने बोला कि ये ग्राफ हमारा है, वी और आई का ग्राफ हमारा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली, आप यहीं भी देख लो पोटेंशियल एंड करंट का यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में आप चेक करना एक वैल्यू दे रखा है 0.1, 0.2, 0.3 से 0.6 तक, 0.4, 8, 12, 1.2, 1.6, 2.0 तक। आपको क्या करना है, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR, V इक्वल टू IR, तो I क्या होगा आपका, R क्या होगा, सॉरी V अपॉन में I, तो R इक्वल टू V अपॉन में I, मतलब V वैल्यू गिवन है, I वैल्यू गिवन है, तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा।
क्या मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ जब भी रेजिस्टेंस निकालना हो तो V वाले को I से क्या करना, हम लोग को डिवाइड करना है। तो ये ग्राफ रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, बट ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस एंड आपका करंट को दिखा रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ाओगे, ऐसे एंगल बढ़ाओगे, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि बताओ R1 R2 R3 ये आपका है। सो R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन में I। अब चेक करना, यहां पे आपका करंट है, यहां पे वोल्टेज है। इस पॉइंट पे अगर देखोगे, इस पॉइंट पे अगर चेक करो, मान लो मैंने बोला 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर पे ऐसा वैल्यू होगा। ओके, चेक करना। तो 1 एम्पियर पे हम 3 वोल्टेज बना रहे हैं, मान लो V1, ये मान लो V2 और मान लो V3। अब चेक करना अच्छे से, करंट इज सेम बट वोल्टेज उस 1 एम्पियर पे 3 अलग ग्राफ के अंदर एक बार V1 V2 V3 बना रहे हैं। बताओ यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा होगा? V3 का ज्यादा होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, V3 अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब R1 R2 R3 ग्राफ में बोल सकते हैं R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। बोर्ड में कभी कभी क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ऐसे कर देगा, V इधर कर देगा, I इधर कर देगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा ग्राफ V के पास है। जो ग्राफ V के पास ज्यादा झुका होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो ग्राफ I के पास ज्यादा झुका होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप यहां बता दो R1 R2 R3। आप देख सकते हो मैंने ग्राफ को बस नाम उल्टा कर दिया है, V नीचे I ऊपर। इस केस में क्या करोगे, जो ग्राफ V के पास झुका हुआ है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यहां पे हो जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। होप करते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया, एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। ग्राफ पे कैसे आपको यहाँ पे तरीके से समझ में आना चाहिए, खासकर ऐसे ग्राफ आते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ध्यान ये रखना है जो ग्राफ V की तरफ झुका हो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। नाउ अब अगर नेक्स्ट पार्ट उसको हम देखें, हम ओम्स लॉ के ऊपर, तो V इक्वल टू IR से एक न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हो सकते हैं। आप कैसे डायरेक्टली बोलो कैसे आएंगे, तो वोल्टेज गिवन होगा, करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस निकालने बोल देगा। अगर 1 ओम आपको डिफाइन करना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैंने बोला 1 ओम क्या होगा, तो R क्या होता है? V बाई I। हमें 1 आंसर चाहिए, तो 1 आंसर तब मिलेगा जब वोल्टेज डिफरेंस भी 1 वोल्ट और करंट भी 1 एम्पियर। सिंपल सा आपका डेफिनेशन। किसी भी पार्ट में 1 डिफाइन करना हो तो V बाई I, V भी 1 वोल्ट का, करंट भी 1 एम्पियर का, डिवीजन का कितना आंसर आएगा? 1 ओम। तो इस तरह से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 ओम का मतलब ये हुआ जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, करंट भी 1 एम्पियर फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। एंड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिख ले क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट इंटू 1 वोल्ट? इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी में अगर ये प्लस ये माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और उसके बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो क्या बोल देंगे उसको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, होप करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। खासकर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए, किस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज के आपके आएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपको वहां पर डिफाइन किए थे।